हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, विलियन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है विलियन, विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में यही आता है कि क्या होता है सॉल्यूशन। भाई साहब, सॉल्यूशन होता क्या है, विलियन क्या होता है। तो इसका एक हम लोग उदाहरण देखते हैं। होता क्या है, जब आप लोग पानी में, यहाँ पर देख लीजिए, जब आप लोग पानी में शक्कर को मिलाते हो, जब आप लोग पानी में शक्कर को मिलाते हो तो क्या बन जाता है आपका, विलियन बन जाता है, मतलब सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो यही होता है विलियन। अगर दो घटकों को एक साथ मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। अब ये जो दो घटक होंगे उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कुछ इनके भी गुणधर्म होंगे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप लोग पहले ये समझ लीजिए क्या हुआ, अभी तक हमने क्या बात करी। हमने बात करी विलियन क्या होता है। तो आपने पानी में शक्कर को मिला दिया तो क्या बन गया आपका, विलियन बन गया। तो यहाँ पे जो शक्कर रहेगी उसे हम बोलेंगे विलय, मतलब सोल्यूट बोलेंगे इसे हम लोग। ओके, उसके बाद जो आपके पास पानी रहेगा उसे हम बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, विलायक बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलय और विलायक को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। काफी आसान चैप्टर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात हमारी हो गई और यही इसका बेसिक है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। वहां मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। आप लोग इसका उदाहरण देखेंगे, जल में नमक। जल में नमक ये पूरी तरह से घुलनशील होता है, पूरी तरह से घुलनशील होता है। जल में आप लोग चीनी मिला दीजिए, ये भी पूरी तरह से घुल जाएगी। अगर हम विसमांगी मिश्रण की बात करें तो ये क्या होते हैं, जल में अगर आप तेल को मिलाते हो, जल में अगर आप लोग तेल को मिलाते हो तो ये घुलता नहीं है। जल में अगर आप मिट्टी को मिला देते हो तो नहीं घुलती है। ठीक है, पानी में अगर आप चौक को मिलाते हो नहीं घुलता है। तो आपको अगर पूछा जाए विलियन क्या होता है तो आप क्या बताओगे। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहां मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयवों पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो जल में नमक, जल में चीनी, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये इसके डेफिनेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये समांगी मिश्रण आपको बता दिया, ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके, विलयन कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको ये भी बता दिया क्या होता है विलय, क्या होता है विलायक। शक्कर जो होती है वो विलय होती है, जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलय बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विलयन में उपस्थित, विलयन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी, पानी ज्यादा मात्रा में होता है तो पानी क्या कहलाएगा हमारा, विलायक कहलाएगा। तथा जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो कम मात्रा में हम डालते हैं, जैसे शक्कर, शक्कर को हम लोग कम मात्रा में डालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे विलेय। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। विलय की सांद्रता काफी महत्वपूर्ण है, ये विलय की सांद्रता क्या होती है। ओके, अगर आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हो, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा उन्हें पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है, विलय की सांद्रता। हर एक जगह पर आपको ये दिख जाएगा, विलय की सांद्रता, विलय की सांद्रता। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना रहेगा भाई साहब क्या होता है विलय की सांद्रता। देखिएगा, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका, विलयन के प्रत्येक इकाई आयतन में, मतलब आपको इस तरह से समझना है कि जो भी आपके पास विलय रहेगा, विलय समझ गए आप लोग, शक्कर वगैरह, ये शक्कर आप लोग, ये जो शक्कर है आपकी, इसको आपको कहाँ पे घोलना है, आपको विलयन में घोलना है। यहाँ पर दे रखा है विलयन में आपको शक्कर को घोलना है। ये लीजिए आपका कंटेनर हमने बना दिया, ये जो शक्कर थी आपने कहाँ पर घोल दी, इस शक्कर को आपने विलयन में घोल दी। ओके, मतलब आपके पास था क्या, विलायक था, लेकिन आपने क्या किया, शक्कर को घोलने के बाद आपके पास क्या बन गया, विलयन बन गया।
ठीक है। तो उस विलियन में ये जो होगा, जो हमारे पास शक्कर थी, ये जो शक्कर रहेगी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जितनी ये प्रेजेंट रहेगी, उपस्थित रहेगी, उसी को हम लोग सांद्रता बोलेंगे। समझिए आप लोग फिर से, विलियन के प्रत्येक इकाई में, ठीक है, हर ये हमारे पास विलियन पूरा उपस्थित है, इस तरह से आप लोग समझिए, ये हमारे पास विलियन उपस्थित है। अब इसमें से आप लोग क्या करेंगे, इसमें से आप लोग शक्कर को बाहर निकालेंगे। ओके, अब ये जो शक्कर रहेगी वो प्रत्येक इकाई में कितनी प्रेजेंट है, कितनी उपस्थित है, उसको हम लोग बोलेंगे सांद्रता। तो विलयन के प्रत्येक इकाई घट आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कि कितना विलय इसमें उपस्थित है, कितने में आपको बताना है, सिर्फ और सिर्फ एक इकाई में। एक इकाई में जितना विलय हमारे पास उपस्थित रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, विलय की सांद्रता कहेंगे। आ गया होगा आपको समझ में, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, विलय की सांद्रता क्या है। तो विलय की मात्रा जो कि विलयन में उपस्थित होती है, प्रत्येक इकाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक इकाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको समझना रहेगा। चलिए, तो आपको सभी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत काफी सिंपल है ये भी। अब यहां से हमारे टॉपिक कौन से स्टार्ट हो जाते हैं, हमने विलयन समझ लिया, विलायक समझ लिया, विलय समझ लिया। अब हम बात करेंगे विलयन की आगे। विलयन की सांद्रता भी हमने समझ ली है, क्या होता है विलयन की सांद्रता, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब हमको ये बताना है कि विलयन की सांद्रता जो होगी को प्रदर्शित करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग विलय की सांद्रता को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली मेथड आती है, पहली विधि आती है हमारे पास, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हो द्रव्यमान प्रतिशत को, इसको देखते हैं। तो इन सभी के एक छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, सूत्र होते हैं इनके, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो विलय की आपको क्या बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, मतलब एक प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान समझते हैं आप लोग, वेट को बोलते हैं द्रव्यमान, वेट मतलब द्रव्यमान, या फिर आप समझ सकते हो मास, ये सभी एक ही चीज होती है, ठीक है। तो विलय का द्रव्यमान आपको क्या निकालना है, विलय का द्रव्यमान लिखना है, और इसके अपोन में क्या कर देना है, इसके बटे में आपको क्या करना है, विलयन का द्रव्यमान लिख देना है, और गुणा किससे करना है, 100 से गुणा कर देना है। अब ऐसा हमने क्यों किया, अब आप लोग समझिए। इससे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी होगी, ये हम लोग किसके द्वारा बताना चाहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा बताना चाहते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो आपको 100 से गुणा कर देना है। द्रव्यमान मतलब दोनों का द्रव्यमान आपको लेना है, विलय का और विलयन का, ठीक है। विलय का, विलय मतलब क्या होता है, जो आपकी शक्कर है वो आपका विलय है, और जो विलयन है, विलयन क्या होता है, दोनों कंपाउंड को, दोनों आपके जो भी घटक होते हैं दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, विलय और विलायक को जोड़ देते हो, तो हमारे पास बनता है विलयन, मतलब पूरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, विलयन होता है। ओके, तो आपको ये बताना है कि जो शक्कर है, शक्कर का द्रव्यमान कितना है इस विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर। तो हम द्रव्यमान के ऊपर बात कर रहे हैं, आया समझ में। तो विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, इस तरह से आपको लिखना है और गुणा कर देना है 100 के साथ। आया समझ में, इस तरह से आप लोग इसको बता सकते हो। इसको लिखने का तरीका ये होता है, W/W मतलब वेट बाय वेट, वेट मतलब द्रव्यमान, और आपको अपोन में भी द्रव्यमान लिखना है। तो देखो, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वेट, परसेंट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो द्रव्यमान प्रतिशत इसी को बोलते हैं। काफी सिंपल है, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि आगे की जो आप टर्म पढ़ोगे, ठीक है, वो भी लगभग सेम ही रहेगी। जैसे कि आप लोग आगे देखिए, आयतन प्रतिशत, आयतन में क्या होगा, आयतन में एक चीज चेंज हो जाएगी हमारी, आयतन की पूछ रहे हैं तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर आयतन लिख देना। तो विलय का आयतन, और भाग में क्या आएगा, विलयन का आयतन, और गुणा किससे करेंगे, 100 से कर देंगे। देखो कितना सिंपल है। आप इसमें ये बता रहे हो कि 100 ml, ठीक है, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब अगर आपके पास मान लो एक 100 ml का विलियन है, ओके, अब आपको ये बताना है कि उसमें विलय कितने उपस्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में बता सकते हैं, इसको हम लोग आयतन में इस तरह से बता सकते हैं। दोनों को आप लोग आयतन में ले लीजिए, विलय को भी आयतन में ले लीजिए और विलियन को भी आयतन में ले लीजिए। आया समझ में, इस तरह से आप आयतन का प्रतिशत बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें, इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बन जाते हैं, आपको वो दे देंगे कि मान लीजिए विलय कितना है आपके पास, 10 है, और आपके पास विलियन जो है वो अगर आपके पास 100 है, 100 ml है, ठीक है, दोनों किस में रहेंगे, ml में रहेंगे।
क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, आप आयतन की बात कर रहे हो, ठीक है, आयतन की बात कर रहे हो। तो अगर आप लोग बताइए कि इसका आयतन प्रतिशत कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, 10 बचेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो। आया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी आसान आते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद करने रहेंगे। चलिए तो बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। काफी सिंपल डेफिनेशन इसकी भी, जैसे आप लोग पहले कर रहे थे वैसे यहाँ पे करना है। अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंतर सिर्फ यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो ग्राम बना लेते हैं भाई साहब और प्रति लीटर लिख लेते हैं, इस तरह से बनेगा। तो देखिए, ग्राम प्रति लीटर, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, विले लिखते हैं, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, विलियन लिखते हैं। ये बात तो अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, ऊपर विले नीचे विलियन, ठीक है। तो ग्राम किसका लिया जाता है, द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, ओके। अब जो आयतन होता है वही तो होता है लीटर हमारा। तो इस तरह से आपको समझना है कि विले का आपको द्रव्यमान लेना है और विलियन का आपको आयतन लेना है, विलियन का आपको आयतन लेना है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ओके। तो द्रव्यमान आपको ऊपर लिखना है, आयतन आपको नीचे लिखना है, ठीक है। विलय का द्रव्यमान, नीचे आपको आयतन लिखना है, विलय का द्रव्यमान और विलियन का आयतन। और गुणा किससे करोगे आप लोग, ये तो आपको पता होगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं। इस तरह से बन जाएगा, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो ये चीज तो आप लोग मन से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अंश प्रति मिलियन की, अंश प्रति मिलियन की, ठीक है, अंश प्रति मिलियन की। चलिए तो पहले हम ये बात करते हैं कि अंश प्रति मिलियन में ये मिलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता होना चाहिए, विलियन का माफ कीजिएगा, मिलियन का मतलब क्या होता है, विलियन बोल रहे हैं हम लोग, मिलियन की बात कर रहे हैं। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आजकल हम लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर किसी किसी के व्यूज आते हैं 1 मिलियन व्यूज, ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो 1 मिलियन का मतलब होता है भाई साहब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख। तो ये बात होती है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको यह बताना है किसी विलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को अंश या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। मतलब आपके पास विलियन कितना होगा, आपके पास विलियन जो है वो 10 लाख ग्राम है, कितना है, 10 लाख ग्राम, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या बताना है, उसमें से आपको बताना है कि इसमें विलेय कितने हैं, मतलब 1 मिलियन में कितने विलेय पदार्थ यहाँ पर मौजूद हैं या फिर उपस्थित हैं। इस तरह से आपको समझना रहेगा, ठीक है। तो ए विलियन जो है आपका वो कितने का है, 1 मिलियन का है। उसके अलावा उसमें आपको क्या बताना है, विलय बताना है कि इसमें कितने विलय होंगे। तो 1 मिलियन में जितने विलय होंगे वो आपका पार्ट्स पर मिलियन या फिर अंश प्रति मिलियन रहेगा, मतलब कितने अंश प्रति मौजूद हैं मिलियन के अंदर। इस तरह से आपको समझना रहेगा, ओके। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना होगा, हम ऊपर क्या लिखते हैं, विलय लिखते हैं, नीचे विलियन लिखते हैं। दोनों को आपको द्रव्यमान में लेना है, क्योंकि हम लोग अंश की बात कर रहे हैं, ग्राम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 टू द पावर 6 से करना है, क्योंकि जो मिलियन होता है, मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख में कितनी शून्य होती है, 6 शून्य होती है। तो इस तरह से आपको याद करना रहेगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन, या फिर आप बोल सकते हो 10 लाख। तो इस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। आया समझ में, इस तरह से आपको समझना रहेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो सेम यही टॉपिक रहेगा, लेकिन आगे हमारे पास आता है मोलरता। मोलरता क्या होती है, मोलरता, तो ये भी वही है, विधि है एक हमारी सांद्रता की, ओके। तो मोलरता 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, समझाते हैं आपको। आपको ऊपर विलय लेना है, नीचे विलियन लेना है, ठीक है। तो अब आप ये बताओगे विलय के मोलों की संख्या, यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे। अब तक हम क्या ले रहे थे, घटक ले रहे थे, लेकिन अब आप क्या बात करोगे, यहाँ पर मोल की बात करोगे। द्रव्यमान वगैरह हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप किसकी बात करोगे, मोलों की बात करोगे। कि विलय के जितने मोल, विलय के जितने मोल विलियन में
जो कि किसमें आप लोग लोगे, लीटर में लोगे, उसमें जितने मौजूद होंगे वो उसकी मोलरता कहलाने वाली है। तो विलय के मोलों की संख्या लोगे आप लोग किसमें लोगे, तो विलियन का आयतन में आप लोग लोगे। तो विलियन का जो आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगी, उसको आपको लीटर में लेना है। तो 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे विलय के, वो क्या कहलाएगी, आपकी मोलरता कहलाएगी। तो 1 लीटर आप लोगों को क्या लेना है, विलियन लेना है, उसमें आपको देखना है इसमें कितने मोल्स प्रतिशत, मतलब कितने मोल्स यहाँ पर है विलय के। इस तरह से होती मोलरता। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो आपको बता देते हैं फटाफट। आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर हम विलय लेंगे, नीचे विलियन लेंगे। विलय विलियन, विलय विलियन। ओके, ऊपर हम लोग मोल्स की बात करेंगे, नीचे हम किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की, मतलब विलियन की हम लोग बात करेंगे। विलियन के जो सॉल्यूशन है, मतलब विलियन जो है आपका, उसका जो आयतन रहेगा उसको आप लोग लीटर में लोगे। आया समझ में, लीटर में हम लोग लेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी जो यूनिट बनेगी, मतलब जो इसका मात्रक बनेगा, वो क्या बनेगा, मोल पर लीटर। क्योंकि हम लोग ऊपर मोल ले रहे हैं, नीचे क्या ले रहे हैं, लीटर ले रहे हैं, तो मोल प्रति लीटर भी आप बोल सकते हो। आया समझ में। ये देखो ना, यहाँ पर मोल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीटर है, तो यूनिट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा। आगे हम बात करते हैं, मोललता क्या होती है भैया। मोललता, अभी आपने क्या देखा, मोलरता देखा, मोलरता। थोड़ा सा अंतर आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए, मोलरता, मोलरता, यहाँ पे रा आता है, लेकिन यहाँ पे डबल ला आता है, ला ला। ठीक है, मोललता, मोललता, इस तरह से आपको समझना रहेगा। तो जो मोललता होती है, क्या होती है मोललता, विलायक के 1 केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, चेंज यहाँ पे क्या हुआ, चेंज यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग विलियन की जगह आप लोग लेंगे विलायक। विलायक क्या होता है, पानी होता है। विलायक आप लोग समझेंगे वाटर से, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, विलायक क्या हो जाएगा आपका, विलायक आपका हो जाएगा वाटर, वाटर। ठीक है, समझ जाएंगे, पानी जल कुछ भी लिख दीजिए। ओके, तो अब आपको क्या बताना है, पहले हम क्या लेते, पहले हम लोग विलियन ले रहे थे, विलियन नहीं लेंगे हम लोग विलायक लेंगे। यहाँ पर पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, विलियन विलियन याद करके जाते हैं और यहाँ पर भी विलियन लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर विलायक लेंगे हम लोग। और विलायक का क्या लेंगे, द्रव्यमान लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, द्रव्यमान लेंगे। और द्रव्यमान किस में लेंगे, केजी में लेंगे। वहां पे क्या लिया था हमने, वहां पे आयतन लिया था जो कि लीटर में लिया था। याद आ रहा है कुछ, मोलर था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने लीटर में लिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस में लेंगे, केजी में लेंगे। और केजी में किसको लिया जाता है, द्रव्यमान को लिया जाता है। और जो आयतन होता है उसको हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखना। आया समझ में, तो ऊपर तो वही रहेगा। हम लोग मोल्स की ही बात करेंगे, अब जो भी आगे पढ़ेंगे सब में मोल्स की बात होगी। ठीक है, तो मोल्स को समझ लीजिए आप लोग। इस तरह से आपको समझना रहेगा, विलय के मोलों की संख्या, उसके भाग में आप लोग क्या लिखोगे, विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको विलायक लेना है जिसको आप लोग केजी में लोगे। और अभी आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा। अभी हमने जो देखा था मोलर था, वहां पे क्या था, वहां पे आपको ध्यान रखना ये है कि मोलरता में क्या होता है, यहाँ पर विलियन लेते हैं जिसका हम लोग लीटर में लेते हैं आयतन। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, या फिर आप बोल सकते हो आयतन लीटर में हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, काफी आसान न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स भी हम करवाने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं। ओके, एक और वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे छोटा सा, उसमें हम लोग आपको न्यूमेरिकल्स करवा देंगे यहाँ से। ठीक है, सरल सरल न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पर, कोई खास नहीं आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे आते हैं। तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम भी आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास है नॉर्मलता। क्या है हमारे पास, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मलता। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने देखा मोलरता, फिर उसके बाद देखा मोललता। अब हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मलता। ठीक है, इसको एन से लिखा जाता है। तो ये भी सेम वही रहेगा, लेकिन छोटा सा चेंज इसमें आ जाएगा। अगर आप मोलारिटी को और नॉर्मलिटी को, मतलब मोलरता को और नॉर्मलता को अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तुलना करोगे अगर आप इनकी, तो आप पाओगे काफी सारी चीजें समान है इसमें। कैसे समान है, आप लोग ऊपर विले लेते हो, नीचे विलियन लेते हो। विलियन हम लोग यहाँ पर लेते हैं और विलियन का आयतन लेते हैं लीटर में। तो मोलरता में भी तो यही कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, आप लोग मोल्स ले रहे थे, आप लोग क्या ले रहे थे, मोल्स ले रहे थे। ऊपर क्या ले रहे थे आप लोग, मोल्स ले रहे थे। ठीक है, किसका मोल्स ले रहे थे आप लोग, विले का। विले का आप लोग मोलों की संख्या ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ग्राम तुल्यकों की संख्या आपको लेनी रहेगी। अब आपके मस्तिष्क में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ग्राम तुल्य क्या होते हैं, ग्राम तुल्य क्या होते हैं। तो ये जो नॉर्मलता होती है इतनी आसान नहीं होती है, नॉर्मलता को समझना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसका जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको और ज्यादा इसको समझ में आएगा।
ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो, ग्राम तुल्य कुछ चीज होती है जिसको आप लोगों को विलय के लिए लेना होता है। ठीक है, ग्राम तुल्य क्या होता है, इसकी वैलेंसी वगैरह किस तरह से निकाली जाती है, पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको आप लोगों को जब हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तब आपको करवा देंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर हम लोग ग्राम तुल्यक लेते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, दो चार न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इसके ऊपर और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये जो चीज है ना नॉर्मल था, इसको अगर आप न्यूमेरिकल से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप इतना ध्यान रख लो, विलय के ग्राम तुल्यकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन आपको लीटर में लेना है। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपको हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगेगी, ये बात की गारंटी है। ओके, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज इसको समझते हैं। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, काफी आसान है ये भी। आपको एक उदाहरण देके समझाएंगे, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा इसकी हम लोग देखेंगे। विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास दो घटक हैं। ठीक है, दो घटक हैं, एक को हम लोग ए बोल देते हैं, एक को हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे मोल प्रभाज ए का पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि ए के आप सभी हमें मोल बता दीजिए, उसके बाद ए के मोल बता दीजिए और बी के मोल बता दीजिए। मान लो ए के मोल हमारे पास 10 हैं और बी के मोल हमारे पास कितने हैं, 90 हैं। कुछ भी मान सकते हो, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से फॉर्मूला बनाना है। अगर आपको ए का पूछा जाए कि चलो बताओ हमें ए का मोल प्रभाव कितना बनेगा, तो आप इस तरह से बताओगे, इस तरह से। मतलब आपको नीचे क्या कर देना है, कुल कर देना है, कुल मोलों की संख्या आपको नीचे लिखनी है। कुल कितने हमारे पास, ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 90 है, तो टोटल कितने बने, कुल कितने बने हमारे पास, कुल बनेंगे हमारे पास 100। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना होगा। ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये आपका प्रभाज बनेगा, इसी को हम बोलते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, 1/1/10 हम लोग इसको बोल देते हैं, 1/10। ओके, ये रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, कुछ नहीं है। अगर आपसे मान लो बी का पूछा जाए कि अब बी का बताओ, तो बी का कैसे बनाओगे, बी लिखोगे, उसके अपॉन में आप क्या करोगे, ए प्लस बी कर दोगे। ठीक है, ए प्लस बी कर दोगे, मतलब क्या बनेगा, बी का अगर आपको मोल प्रभाज बनाना है तो क्या बनाओगे, बी कितना है हमारे पास, 90। उसके बाद टोटल कितना हमारे पास, ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा हमारे पास, ये देख लो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया। तो नो, सॉरी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, एक जीरो कैंसिल होगा, आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कैंसिल करना। तो ये देखो 9/10, 9/10 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 1/10। अगर आपसे कोई बोल दे चलो बताओ, ए और बी का मोल प्रभाज आपने निकाल लिया, अगर आप ए और बी के मोल प्रभाज को जोड़ देते हो, मतलब टोटल आपके पास कितना है, ए और बी है, अगर आप सभी को जोड़ देते हो तो कितना आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मोल प्रभाज होता है वो एक से ज्यादा कभी नहीं आता है। आप इसको और इसको जोड़ के देखिए, ठीक है, आप इसको और इसको जोड़ के देखिए कितना आएगा, 1/10 प्लस करेंगे इसका हम लोग किसके साथ, 9/10 के साथ, करो इसको जोड़ो, कितना आएगा। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इस चीज का तो कितना आएगा, ये 10/10। और ये कितना होता है, ये हमेशा 1 होता है। तो अगर आप लोग मोल प्रभाज को सभी को जोड़ दोगे, जितने भी हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी हमारे पास उपस्थित है विलियन के अंदर, तो हमेशा एक ही आता है, एक से ज्यादा नहीं आता है। समझ गए आप लोग, ये होता है यहाँ पर। तो अगर आपको एक का निकालना है तो इस तरह निकालोगे, दूसरे का निकालना हो तो बी इस तरह से निकाल लोगे, और दोनों का निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, वो तो एक ही आएगा हमेशा। अगर दो को जोड़ोगे तो एक ही आएगा। अब आप लोग फॉर्मूला मन से बना सकते हो। देखिए, एक घटक का मोल प्रभाज, एक घटक का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो क्या निकालोगे, घटक के मोलों की संख्या, कितनी यहाँ पर संख्या दे रखी है, और अपोन में क्या लिखोगे, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। आप लोग अपोन में क्या लिख दोगे, संपूर्ण लिख दोगे, कुल मोलों की संख्या आप लोग लिख दोगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो इसका मन से फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी आसान टॉपिक माना जाता है। अब देखिए, जो मोल प्रभास होता है, मोल प्रभास जो होता है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है आपका, ये आप लोगों को एक्स दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जीटा बोलते हैं, जीटा। जीटा मतलब बोलने को बोलते हैं, लिखने को तो हम लोग एक्स लिखते हैं, इसको जीटा बोला जाता है। ठीक है, आप चाहो तो उसको ईटा बोल सकते हो, इस तरह से ईटा भी बोल सकते हो।
ठीक है, ये एन तरह से आपको बनाना है, एन तरह से, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, आप किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ए का मोल प्रभाव निकालना है तो इसके इस तरह से आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो ए का अगर आपको निकालना है तो किस तरह लिखोगे, ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, इस तरह से आपको मोल प्रभाव बताने रहेंगे। ओके, चलिए, और अगर आपको इसको बताना है पूरे अच्छे तरीके से तो आप इस तरह से बता सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के जितने मोल्स होंगे वो, उसके बाद ए के मोल्स और बी के मोल्स को हम लोग जोड़ देंगे, ए के मोल और बी के मोल को जोड़ देंगे। अब जो मोल होते हैं, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपके मोल्स होते हैं ना, ये ऊपर लिखा हुआ ना मोल, इनको किस तरह से लिखा जाता है, इस एन की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आया समझ में, एन मतलब मोल्स होते हैं। तो जितने आपके ए के मोल हैं वो लिखो, नीचे क्या लिखोगे, ए और बी के दोनों के मोल को आप लिख दोगे। आया समझ में, इस तरह से आपको समझते हुए चलना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है विलेयता। क्या हमने बोला, विलेयता बोला, किसी पदार्थ की वहां अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 kg विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी में आपने शक्कर घोली है। ठीक है, घर पे मान लो आपकी मम्मी ने काम दे दिया आपको, चलो बेटा आज तो आपको चाशनी बनानी है, तो आप चाशनी के लिए क्या करोगे, पानी लेके आओगे, शक्कर लेके आओगे। ठीक है, तो आप लोग पानी में घोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब मान लो आप में थोड़ा सा कम नॉलेज है इस चीज का कि पानी में कितनी आपको शक्कर घोलनी है, आप लोग डालते जाओगे डालते जाओगे, पानी सारी शक्कर को घोल देगा। लेकिन कब तक हम लोग पानी में शक्कर घोले कि वो घुलना बंद हो जाए, तो जिस समय वो घुलना बंद हो जाएगी, कि अब आप डालोगे तो अब घुलेगी ही नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, मतलब ऐसा हमने देखा नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग शक्कर उसमें घोलते जाओ, पानी में आप लोग शक्कर घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, तो आप लोग क्या बोलोगे कि यही इसकी सोल्यूबिलिटी है। यही क्या है, इसकी सोल्यूबिलिटी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप लोग इस तरह से समझेंगे, किसी पदार्थ की वहां अधिकतम, अधिकतम यहाँ पे वर्ड यूज होता है, कौन सा शब्द यूज होता है यहाँ पर, अधिकतम। तो अधिकतम आप कितनी वहां पर घोल सकते हो, शक्कर की हम बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे विलेयता। किसी पदार्थ की वहां अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, अब आपको ताप सेम रखना है, ताप मतलब टेम्परेचर, नहीं तो पता चले आप लोग टेम्परेचर में बार बार चेंज कर रहे हो, नहीं, टेम्परेचर ताप को आपको निश्चित रखना है। ठीक है, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर सको, इसलिए आपको टेम्परेचर सेम रखना है। आया समझ में, तो ताप सेम रहेगा, 100 ग्राम विलयक में घुल जाती है। ठीक है, हमने ग्राम को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया कि भैया आपके पास इतना ही विलायक है, आपके पास जो पानी है ना, पानी आप लोग पता चले पानी बढ़ा दो, नहीं, आपको पानी भी सेम रखना है। समझ रहे हो आप लोग, नहीं तो पता चले आप लोग शक्कर तो घोल रहे हो इसमें पानी में, और बाद में आपने क्या किया, पानी बढ़ा दिया, तो वो तो घुलना बंद ही नहीं होगी, घुलती रहेगी, आपने पानी बढ़ा दिया तो। लेकिन आपको पानी भी सेम रखना है और साथ साथ टेम्परेचर भी आपको सेम रखना है। आया समझ में, तो आप लोग समझ लीजिए जो विलायक है, विलायक मतलब पानी, वो आपको 100 ग्राम रखना है। ओके, में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो विलेयता समझ में आ गई आपको, आसानी से आ गई होगी समझ में। विलेयता क्या होती है, सोल्यूबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। चलिए आगे हमारे पास आता है हेनरी भाई साहब का नियम, इसको समझते हैं। क्या कहा था हेनरी भैया ने, इस नियम के अनुसार, हेनरी भैया के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब जो आपका ताप रहेगा, टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें ज्यादा चेंज नहीं करना है आपको। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दबाव के समानुपाती होती है। हेनरी के नियम के लिए विलेय गैस तथा विलायक द्रव्य होती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब अगर आप अपनी शुद्ध हिंदी में समझे, अपनी भाषा में समझे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास मान लो अभी थोड़ी देर के लिए पानी है, क्या है आपके पास, पानी है। पानी ले लीजिए, आप लोग यहाँ पर समझा भी देते हैं आपको कंटेनर बना के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए आपका कंटेनर, या आपका कंटेनर बना दिया हमने भैया। इस कंटेनर में आप क्या करोगे, इस कंटेनर में आप लोग पानी डालोगे, क्या डालोगे, आप लोग पानी डालोगे। ठीक है, भर दिया आपने पानी से इसको, या आपने पानी इसमें भर दिया। चलिए आपने मान लीजिए इतना पानी इसमें भर दिया। अब आप क्या करोगे, इसमें, अब आप लोग इसमें एक और चीज डालोगे, इसमें एक और चीज मिलाओगे, वो है गैस। क्या मिलाओगे आप इसमें, गैस मिलाओगे। मान लीजिए आप ऑक्सीजन गैस इसमें डालने की कोशिश कर रहे हो। हम सभी को पता है कि पानी में जो गैस होती है वो इतनी आसानी से नहीं घुलती है,
ठीक है, आप खुद सोच के देखो ना, पानी में कैसे घुलेगी। तो मान लीजिए हमने कंटेनर को बंद कर दिया, ऊपर से क्या करा, इसको बंद कर दिया, तो क्या अब इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो जो गैस रहेगी, पानी पानी का लेवल इतना है हमारा, और जो गैस होगी वो इतने इतने में रहेगी। आया इतना समझ में, इतने में हमारी गैस रहेगी। लेकिन मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंटेनर था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से इसमें दबाव लगाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे। ठीक है, इसको दबाएंगे ऊपर से। ठीक है, इसको अगर हम दबाएंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, तो धीमे धीमे जो गैस होगी, उसको मजबूरन उसको मजबूरन पानी में घुलना पड़ेगा। पानी में उसको घुलना पड़ेगा, धीरे धीरे पानी में वो घुलने लग जाएगी। वैसे हमें प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़े बहुत प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो गैस है वो पानी में घुलना प्रारंभ हो जाए। तो होगा भी कुछ ऐसा, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे, जितना ज्यादा आप लोग प्रेशर लगाओगे, ओके, उतना ज्यादा आपकी जो गैस होगी वो कहाँ होगी, वो पानी के अंदर घुलना प्रारंभ हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हो क्या, कि जितना मास गैस का डिजोल्व होगा, ठीक है, पानी के अंदर मिलेगा, वो किसके समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के होगा। पी मतलब प्रेशर। जितना आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो जो उसका मास जो पानी में घुल रहा है, जो उसका द्रव्यमान घुल रहा है, वो भी बढ़ता जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से आपको समझना है, प्रेशर बढ़ाओ, जो आपकी गैस होगी वो पानी में घुलना ज्यादा प्रारंभ हो जाएगी, ज्यादा घुलेगी। जितना प्रेशर उतना हमारा जो द्रव्यमान है उसका गैस का, वो ज्यादा उसमें घुलना प्रारंभ हो जाएगा। आया समझ में? तो यही है हेनरी का नियम। काफी सिंपल नियम है, कुछ नया नहीं बताया इन्होंने। ओके, तो आप जानते हो जब भी हम लोग किसी भी समानुपाती के मतलब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आप लोग के लिखते हो, अभी आप लोग यहाँ पर के एच लिखोगे। के एच का मतलब यहाँ पे ये है, केज का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो हेनरी का स्थिरांक। ठीक है, ये कांस्टेंट है, मतलब समझते हो आप लोग सभी ये चीज। एच केज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हेनरी का स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट। ओके, चलिए, तो ये बात थी यहाँ पर। तो ये रहेगा, इस तरह से आपको समझना रहेगा। बाकी आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर आपको प्रेशर निकालना है, दबाव निकालना है आपको, तो क्या करोगे, दबाव निकालने के लिए एम के बटे में क्या लिख दोगे, के एच लिख दोगे। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। ये चीजें होती हैं। आप लोग यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कर दिया। तो भाई साहब, जब भी ये समानुपाती का साइन हटता है ना, ठीक है, तो क्या आता है, एक इक्वल टू का साइन आता है, और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं, वो लिख दीजिए आप लोग के एच। ये तो आप लोग हमेशा देखोगे। अगर आप लोग फिजिक्स वगैरह भी साथ साथ पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी ये इस तरह का साइन हटता है, तो क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है, कांस्टेंट आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके, बाकी केमिस्ट्री में भी आपको बहुत जगह ये चीज देखने को मिलेगी, तो अभी आप लोग समझ लीजिए। चलिए, तो ये हमारा फिनिश हो गया हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम तो खत्म हो गया, लेकिन हेनरी की जो एप्लीकेशन है, मतलब जो हेनरी के अनुप्रयोग है, वो हमको बताना रहेगा। क्या क्या इसके अनुप्रयोग है हमारी हमारी दैनिक दिनचर्या में, इसको किस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो काफी आसान है, आप लोग घबराए नहीं। ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, बहुत 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 आसान है। पढ़ेंगे हम लोग मेरे साथ, आप लोग पढ़ेंगे साथ साथ। सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाती है। तो आपको समझाते हैं क्या होता है ना। आपने देखा होगा जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, जैसे कि कोको कोला हो गई, स्प्राइट हो गई, ठीक है, ये जो होती है हमारे पास, इनमें क्या होता है, आप लोग जब देखते हो, जैसे ही आप इसको खोलते हो ना, ढक्कन को जैसे ही खोलते हो, तो प्रेशर से ऊपर जाता है, प्रेशर से वो ऊपर जाता है। इसका मतलब ये अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया गया होगा, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया गया होगा। अब दूसरी बात ये, जब आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है, ठीक है, सोडा बोतल जो भी बोल दो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल्स होती है, जब आप इनको टेस्ट करते हो, तो आपकी जबान पर एक अलग ही सेंसेशन देखने को मिलती है। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा फील देती है। वो क्यों देती है, इतनी टेस्टी क्यों लगती है आपको, उसका रीजन होता है कि क्योंकि उसमें टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, टेस्ट को मेंटेन करने के लिए वो क्या डालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको टेस्ट आता है। ओके, जो ठंडा ठंडा टेस्ट आता है ना, जैसे हम लोग जबान पे लगाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। आया समझ में? तो सोडा वाटर जो होती है हमारी, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर से दबा देते हैं। दबाने से क्या होगा, वो वहां पर घुलना प्रारंभ हो जाएगी। इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, सोल्यूबिलिटी बोल रहे थे। तो यही बात है, और क्या। आया समझ में? तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरी बात है, आप दूसरी एप्लीकेशन क्या बताओगे आप, दूसरा अनुप्रयोग क्या बताओगे आप, जब समुद्री गोताखोर, आपको यही समझा देते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझा देते हैं क्या होता है। जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ठीक है, समुद्र में जो गोता लगाते हैं, उनको बोलते हैं गोताखोर। तो जब वो लोग समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं, तो क्या होता है,
समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा दबाव होता है, उच्च दाब होता है, या फिर प्रेशर आप लोग बोल सकते हो। तो उस वजह से क्या होता है ना, समुद्र में जो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो उनके शरीर में घुलने लगती है। समझ रहे हो आप लोग? बेचारे लोग जो हमारे गोताखोर हैं वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव लगता है, ऊपर ये समुद्र का प्रेशर बहुत होता है, उनके ऊपर लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस समुद्र के अंदर है वो उनके शरीर में घुलना प्रारंभ हो जाती है। नाइट्रोजन गैस अच्छी नहीं होती है, हमारे रक्त में वो घुलना प्रारंभ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जब वो फिर से लौट के आते हैं धरती के ऊपर, अपनी सतह के ऊपर जब वो लौट के आते हैं, तो क्या होता है, जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का नाम है बैंड। बैंड से उनको हो सकती है। बैंड में क्या होता है, उनकी जो नसें हैं, नसें फूलने लग जाती है, उनके ऊपर छोटी छोटी फुंसियां होने लग जाती है। आप ये समझ सकते हो उनके शरीर पर बुलबुले छूट जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा जैसे माता जी वगैरह निकलती है तब होता है ऐसा। तो इस तरह से उनके शरीर पर क्या होता है, उनके शरीर पर छोटी 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 जो बूंदकियां होती है उस तरह से उनके शरीर पर पड़ने लग जाती है। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है, अब नाइट्रोजन गैस उनके शरीर में घुल तो गई, अब वो निकलेगी भी सही। तो इस प्रकार से उनकी नसें फूल जाती है। इस प्रकार की जो बीमारी होती है उसको हम बैंड्स बोलते हैं। तो ये बैंड्स उनके शरीर पर हो सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए वो क्या करते हैं, वो जब भी जाते हैं, जब भी वो गोता लगाते हैं, तब क्या होता है, जब भी गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेके जाते ही जाते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन कैसे लेंगे। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेके जाते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग, हीलियम गैस को लेकर चले जाते हैं। कौन सी गैस को लेकर चले जाते हैं, हीलियम गैस को। ध्यान से सुनिएगा, ये हीलियम जो गैस होती है हमारे पास, नोबल गैस होती है हीलियम गैस। इस गैस को वो अपने साथ लेके जाते हैं। साथ लेके जाना मतलब कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वो लोग हीलियम को भी मिलाकर ले जाते हैं, कम मात्रा में मिला के ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, मतलब हमारे ब्लड में नहीं घुलती है नाइट्रोजन गैस, हमारे खून में, हमारे रक्त में वो नहीं घुलती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है, जो आपकी हीलियम गैस है वो आपके शरीर में घुलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो हीलियम गैस है वो इतना नुकसान हमें नहीं पहुंचाती है, ये अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत कम हमारे शरीर में घुलती है। और जैसे हमारे सरफेस पे आते हैं, जो हमारे गोताखोर है वो सरफेस पे जब आते हैं, सतह पे जब वो आते हैं, तो क्या होता है, ये जो हीलियम गैस है वो आसानी से पास हो जाती है, बिना कोई बीमारी के ये आसानी से हमारे शरीर से पास हो जाती है। तो आ रहा होगा आपको समझ में, पहले क्या हुआ, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कहाँ पे गए, गोता लगाया उन्होंने, समुद्र के नीचे चले गए। समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा दबाव था, उसकी वजह से क्या हुआ, समुद्र के नीचे दबाव होने के कारण नाइट्रोजन गैस उनके रक्त में घुलना प्रारंभ हो गई। अब इससे क्या हुआ, जब वो सतह पर लौट के आए तो क्या हुआ, उनकी जो नाइट्रोजन गैस थी वो बुलबुले के फॉर्म में, बुलबुले की तरह उनके शरीर पे आने लगी। उसको हम कौन सी बीमारी बोलते हैं, बेंड्स बीमारी बोलते हैं। तो बेंड्स उनके शरीर पे होने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ, वो क्या करते हैं, वो इसके बचाव के कारण वो क्या करते हैं, हीलियम गैस को लेकर जाते हैं। तो हीलियम गैस क्या होती है, जो आपकी नोबल गैस होती है, नोबल गैस ये होती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में कम से कम घुलती है और नाइट्रोजन गैस को हमारे शरीर में घुलने से बचाती है। हीलियम भी हमारे शरीर में घुल जाती है, लेकिन ये जो हमारे गोताखोर होते हैं वो जब सरफेस पे आते हैं, सतह पे आते हैं, तो वो आसानी से रिलीज हो जाती है। ये आपको समझना है। आया समझ में? ये होता है। तीसरा इसका आप लोग उदाहरण देख सकते हो, जब लोग हमारे लोग मतलब जो भी लोग पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं, पहाड़ों पे जब जाते हैं तो क्या होता है, उनकी सांसें फूलने लग जाती है। उनकी सांसें क्या होती है, फूलने लग जाती है। क्यों फूलने लग जाती है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो जो पहाड़ पे जाते हैं, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वायु दबाव भी कम हो जाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है। शरीर कमजोर होने लगता है, स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इस लक्षण को एनोक्सिया बोला जाता है, एनोक्सिया से कहा जाता है या बोला जाता है। तो ये भी एक उसका एप्लीकेशन है, ये भी इसका एक अनुप्रयोग है। समझ गए होंगे आप लोग, कुछ नहीं है। जब भी पहाड़ों पे जाते हैं लोग, दुनिया जब पहाड़ों के ऊपर जाती है तो क्या होता है, और जो वायु का दबाव है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है सांस लेने में, ये दिक्कत होती है और क्या, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में घुल नहीं पाती इतनी आसानी से। तो ये चीजें होती है। आया समझ में? चलिए, तो इतना हमारा हो गया फिनिश। अब हम आगे अपना देखेंगे टॉपिक। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाष्प दबाव, या फिर आप बोल सकते हो वाष्प दाब। इसको वेपर प्रेशर भी बोला जाता है। तो इसको समझने से पहले आपको दो टर्म्स पता होनी चाहिए। एक होता है इवेपोरेशन, सॉरी, एक होता है हमारे पास इवेपोरेशन, एक होता है हमारे पास कंडेंसेशन। अब इवेपोरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये देखिए, ये
यहाँ पर कंडेंसेशन का मतलब होता है संक्षेपण या फिर संघनन। अब ये दो दो चीजें काफी आसान है, हम डे टू डे लाइफ में इसको देखते हैं। देखिए, जब हमारा पानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, जब हमारा पानी गैस में परिवर्तित हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं कि भैया वाष्प बन गई हमारी। ठीक है। अगर कंडेंसेशन की बात करें, मतलब संक्षेपण की बात करें या संघनन की बात करें, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब आपकी गैस बन गई। ठीक है, अब गैस को आपने फिर से पानी में परिवर्तित कर दिया, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, ऊपर कोई सा तपेला रख दो तो क्या होगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा, वो जो होगा, जो गैस हमारे पास थी, जो वाष्प थी, वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो तरल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, मतलब लिक्विड में फिर से वो बन जाएगी, पानी फिर से बन जाएगा। तो ये दो प्रोसेस होती है। तो मान लो आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में आपने क्या किया, कंटेनर में आपने क्या किया, कंटेनर को ऊपर से आपने बंद कर दिया, यहाँ से आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, सबको क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, वाष्प बनी। वाष्प बनने के बाद जब ये यहाँ पर पहुंची होगी, छत पर पहुंची होगी, ये हमारा छत है भैया, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ पे जब पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा, ये फिर से पानी में परिवर्तित हो गई होगी, ऐसा हुआ होगा। तो जब वाष्प बन रही हो और साथ में ये फिर से जो वाष्प हमारी है वो वापस पानी में परिवर्तित हो रही हो, अगर दोनों का रेट, दोनों की दर जो होगी समान हो जाए, ठीक है, बनने की, मतलब वाष्प बनने की और वाष्प से फिर पानी बनने की, दोनों की दर अगर समान हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, सामान्य अवस्था हम इसको बोलेंगे कि हमारी सामान्य अवस्था आ चुकी है, इक्विलिब्रियम हमारा आ चुका है, सामान्य अवस्था हम इसको बोलने वाले हैं। तो वाष्प दबाव क्या होता है, वाष्प दबाव हमेशा आप कहाँ पे निकालते हो, सामान्य अवस्था पे निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे नहीं निकलेगा, कहाँ पे निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निकलेगा। जब ये कंडीशन बन जाएगी तब आप लोग वाष्प दबाव निकालोगे। ठीक है, तो निश्चित ताप पर सबसे पहले हमने ताप को अपना निश्चित कर दिया कि आपको परिवर्तन नहीं करना है ताप में, ये तो हमारी कंडीशन है। निश्चित ताप पर द्रव्य व वाष्प की सामान्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब कुछ नहीं होता है, एक सामान्य अवस्था पे जो वाष्प द्वारा वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो डाला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जो यहाँ पे दाब होता है, दाब मतलब प्रेशर, जब प्रेशर किसके ऊपर डाला जाता है, उस सरफेस के ऊपर, उस सतह के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है, किसके द्वारा, वाष्प द्वारा, उसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। आया समझ में, आपको फिर से समझाते हैं एक बार और। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, टेम्परेचर को, मतलब ताप को निश्चित कर दिया, सामान्य अवस्था ले ली। अब आपको ये बताना है कि जो वाष्प जो होगी, वाष्प जो होगी वो सतह पर क्या डालेगी, सतह पर दाब डालेगी, या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर डालेगी, दबाव डालेगी, किसके ऊपर, सतह के ऊपर। ये देखिए, ये सतह है हमारे पास, ये लिक्विड की सतह है। ठीक है, द्रव्य की ये सतह है हमारे पास, ये तरल की हमारे पास क्या है, सतह है। द्रव बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, द्रव बोल दो या फिर आप बोल सकते हो तरल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर बोले तो दबाव जो लगेगा, ठीक है, किसके द्वारा, वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा जो यहाँ पर प्रेशर लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे या फिर वाष्प दबाव बोलेंगे। आया समझ में, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होगा, समझ में आ गया। दो कंडीशन आपको बतानी है। पहली कंडीशन तो ये उन्होंने बोल दी कि निश्चित ताप होना चाहिए और सामान्य अवस्था होना चाहिए। उसके बाद जो वाष्प दाब लगाएगी किसके ऊपर, सतह के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। आया समझ में, इतना इतनी सी बात है सिर्फ। आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स का नियम क्या होता है, राउल्ट्स का नियम आपको समझाते हैं। तो आपने भी देखा वाष्प दाब क्या होती है, वाष्प दाब क्या होती है, जो वाष्प दाब होती है उसको कुछ इस तरह से बताया जाता है, वी। वी मतलब होता है वाष्प का दाब या फिर वेपर प्रेशर, आप बोल सकते हो वी। ठीक है, ये वी हो गया अपना। लेकिन इसको जब लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, जब हम लिखते हैं तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, वाष्प दाब को पी से लिखा जाता है। ओके, पी से इसको लिखा जाता है। वी मतलब वेपर प्रेशर होता है, लेकिन पी से इसको लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है, वेपर प्रेशर भी क्या है, वाष्प दाब क्या है, एक दाब ही तो है, क्या है, ये प्रेशर है। तो प्रेशर को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये अपना एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर आपको वाष्प दाब लिखना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, मान लो आपको किसका वाष्प दाब निकालना है, मान लो हमारे पास 3 कंटेनर है, आपको समझाते हैं, यहाँ पे आपको राउल्ट फ्लो समझाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने क्या डाल रखा है, ए डाल रखा है, सिर्फ क्या डाल रखा है आपने, सिर्फ ए डाल रखा है। तो इस समय जो वाष्प दाब यहाँ पर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीए बोलेंगे। अब आप लोग ये देखिए, क्या इसमें कुछ और भी मिला हुआ है, क्या नहीं है, इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है, मतलब ये प्योर है, एक तरह से शुद्ध है। तो शुद्ध बनाने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, इसका क्या बनेगा,
अगर हमारे पास बी वाला घटक घटक है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे बी घटक को कि पीबी यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, इसकी क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए। ये आपका क्या बन गया भाई साहब, ये आपका बन गया पीबी। ठीक है, पी नोट बी बन गया आपका। वाष्प दाब किसका बन गया, बी का वाष्प दाब बन गया। और देखिए आप लोग, ठीक है, ये भी क्या है, प्योर है। ये भी क्या एक तरह से प्योर है, क्योंकि इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ए भी है और बी भी है, मतलब क्या किया हमने, इन दोनों को लेके आए और इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया। इन दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया, तो क्या हुआ, इन दोनों को अगर हमने यहाँ पर मिला दिया तो यहाँ तो अब इम्प्योरिटी हो गई। ठीक है, मिलावट हो गई, हमने ए को शुद्ध नहीं रखा, बी को भी शुद्ध नहीं रखा। दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये शुद्ध थोड़ी कहलाएंगे। शुद्ध तब होता है जब उसमें कुछ और मिला हुआ ना हो। अगर आप ए के नजरिए से देखोगे तो बी क्या है, बी एक इम्प्योरिटी है। ठीक है, अगर आप बी के नजरिए से देखोगे तो ए क्या है, एक इम्प्योरिटी है, तो मतलब ये एक प्योर नहीं है। ठीक है, तो लिखना वैसा ही है, अगर आपको ए का बोले तो ए का लिख दो, बी का बोले तो बी का लिख दो, लेकिन आपको अब नोट नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, नोट आपको नहीं लगाना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि नोट कहाँ पे आएगा, सिर्फ प्योर की बात जब बात करेंगे तब आएगा नोट हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आपको इतनी बात समझ में आ गई। आपको एक बात बताई थी हमने, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक काम करते हैं आपको दिखा देते हैं वहीं पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ले चलते हैं। जब हम मोर प्रभाज पढ़ रहे थे तब आपको बताया था हमने, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज आपको बताया था क्या होता है, इसको जीटा के साथ लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं जीटा। ठीक है, जीटा के साथ इसको लिखा जाता है। क्या होता है, अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे ए, नीचे लिखोगे ए प्लस बी, नीचे क्या लिखोगे, ए प्लस बी लिखोगे। इस तरह से आपको बताया था हमने। तो इसका हम लोग उपयोग में लेने वाले हैं, इसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं, मोल प्रभाज का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, मोल प्रभाज का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर मोल प्रभाज क्या बनेगा, तो फिर से देखिए आप लोग, जीटा ए हमें बनाना है, इसका मोल प्रभाज क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए, नीचे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर बी तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह जीरो लिख देते हैं। बी की जगह क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ए से ए कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है, और यहाँ पर अगर बी का निकालने जाओगे तो बी तो आपके पास है ही नहीं, इसके पास जीरो आएगा, तो ए आपका 1 रहेगा, बी आपके पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए नहीं है तो ए जीरो बनेगा, बी आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा, मोल प्रभाज बी का ए बनेगा। ठीक है, तो ये बात होती है। अगर आप प्योर ए की बात करते हैं तो मोल प्रभाज क्या बनता है आपका, ए का 1 बनता है और बी का 0 बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात आप ध्यान रखना, कभी भी आप लोग सारे घटकों को जोड़ देते हो, सबका मोल प्रभाज अगर आप जोड़ देते हो तो वो एक से ज्यादा कभी नहीं आता, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, प्रभाज होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप जोड़ के देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक से यहाँ तो कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो एक आता है हमेशा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इससे हम क्या समझे, तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला, राउल्ट्स लॉ ने ये बोला, दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होने वाला है। इसको आप लोग को यहीं पर समझाते हैं। उन्होंने ये बोला, अगर आपको मोल प्रभाज ए का दिया हुआ है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मतलब कि समानुपाती किसके होगा, ये वेपर प्रेशर के समानुपाती होगा। ये देखिए इस तरह से समझिए, दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक, घटक हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास, ए हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम घटक बोल रहे हैं, ए हमारे पास घटक है, का आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या है हमारे पास, इसका आंशिक वाष्प दाब क्या बनेगा, आंशिक मतलब पार्शियल, आंशिक मतलब होता है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल, तो इसका मतलब ये हुआ पार्शियल का, पार्शियल का मतलब ये होता है मतलब पूरी तरह से नहीं बनेगा वाष्प दाब, आधा बनेगा, क्योंकि इसमें हमने मिलाया क्या है, सिर्फ ए तो मिला रखा है, तो इसका आंशिक बनेगा, पूरी तरह से नहीं बनेगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कुछ इस तरह से। तो वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज हमने ये लिख दिया तो इसके समानुपाती ये होने वाला है। तो अब आप लोग जानते हो, इसको हम आगे आगे सोल्व करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये देखिए इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब ये साइन हटता है, जब ये साइन हटता है, ठीक है, समानुपाती का साइन हटता है तो हम क्या लगाते हैं, अनुपाती का साइन जब हटता है तो हम क्या लगाते हैं, एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं जिसको के बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये इसको लिख दिया कुछ इस तरह से।
अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम चाहते क्या है अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम चाहते ये हैं कि इस के की वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, इसका मान हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, माना कि हमारे पास शुद्ध ए का घटक है। अगर मान लीजिए आपके पास शुद्ध ए का घटक है, ठीक है, शुद्ध ए का आपके पास घटक है, ये देखिए, मान लीजिए आपने ये ले लिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए है, तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, प्योर ए बनेगा। आपको भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, वाष्प दाब क्या बनेगा, इसका प्योर ए बनेगा। ठीक है, प्योर ए बनेगा। तो ये हमने लिख दिया, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसका जो मोल प्रभाज बनेगा ए का, वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, और बी का क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, इसमें रख दीजिए। तो पी ए की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी नोट ए आ जाएगा। ओके, यहाँ पर के की जगह पर क्या आ जाएगा, के की जगह पर के रहेगा। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर एक आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया आपको। हमने ये मान रखा है कि हमारे पास प्योर घटक है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ए है वो प्योर कंडीशन में, शुद्ध ए है हमारे पास। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनका मान रख दिया। तो हमारे पास जो अगली इक्वेशन आई वो कुछ इस प्रकार की आ गई। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, के की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास पी नोट ए। पी नोट ए हम यहाँ पे अब रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में ये रख दीजिए आप लोग। तो क्या बनेगा, समीकरण एक में रखने के बाद कुछ इस प्रकार के आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की समीकरण आपके पास बनने वाली है। तो बस यही होता है आपका राउल्ट्स का नियम। बस यही तो होता है, और क्या होता है। ये देखिए, आपने इसको डिराइव भी कर दिया, इस तरह से आपने इसको पूरा डिराइव कर दिया। तो अगर ए का ये बनेगा तो बी का क्या बनेगा, बी का भी आप लिख सकते हो। बी का अगर आपको लिखना है तो बी लिख दीजिए, यहाँ पर ए की जगह पर बी लिख दीजिए, तो बी का आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। आया समझ में। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए पहले तो वीडियो को। ओके, और अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। और बताइएगा, आपको कहीं डाउट आता है, कहीं परेशानी आती है तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के विलयन हो सकते हैं, एक आदर्श और एक अनादर्श, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श बच्चा कौन होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आदर्श बच्चा कौन होगा, आदर्श बच्चा वो होगा जो घर वालों की सेवा करे। ठीक है, अपना टाइम समय पर कर ले, उसके अलावा मस्ती मजाक ना करें। ठीक है, गाली गलौज ना करता हो। और क्या बोलोगे आप लोग, सामाजिक जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें हिस्सा लेता हो। ऐसे करके आप बता सकते हो कि आदर्श बच्चा क्या होगा, आदर्श बच्चे के अंदर सारे गुण होंगे। तो आप सभी जानते हो कि आदर्श कोई नहीं होता है आज के समय पर। आज के समय पे आदर्श कोई नहीं होता है। उसी तरह से आदर्श विलियन है। आदर्श विलियन सिर्फ कल्पना में आप लोग सोच सकते हो, लेकिन वास्तविकता में आदर्श विलियन कुछ नहीं होता है। ठीक है, आदर्श विलियन कुछ नहीं होता है। तो जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले राउल्ट्स का नियम, ये क्या है, ये एक आदर्श विलियन है। राउल्ट्स ने जो नियम दिया था वो एक आदर्श विलियन की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि राउल्ट्स ने जो नियम दिया था वो पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। तो अगर आपको पूछें कि बताओ आदर्श और अनादर्श विलियन में क्या अंतर होता है, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहला अंतर ये होता है ये कि जो आपका जो आपका राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स का नियम जो है, उसको ये फॉलो, उसका पालन ये करता है। आदर्श विलियन क्या करता है, राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। ठीक है, क्योंकि राउल्ट्स का नियम क्या है, एक आदर्श विलियन है, तो ये इसको पालन करेगा। और ये इसका पालन नहीं करेगा। 3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को ये लिख देना, जो भी आपको समझाया था वो यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे लिख देना कि इसके इक्वल नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करेंगे। अब ये क्या है, आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन है मतलब, आदर्श विलयन में ये बोला जाता है, जब आप लोग दो घटकों को मिलाते हो, जब आप लोग दो घटकों को मिलाते हो, तो यहाँ पर इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप लोग इनमें कोई चेंज करोगे, इनके वॉल्यूम में, इनके आयतन में अगर चेंज करोगे, तो यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये वास्तविकता में सही नहीं है। ठीक है, अगर आप सभी जानते हो, अगर आप दो कंपाउंड को कभी जोड़ देते हो, दो घटकों को अगर आप जोड़ोगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा, पहले जैसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। 99.999% हो सकता है सही आए, लेकिन 0.1%, 0.001% चांसेस है कि ये समान ना आए। ठीक है, तो आदर्श में ये बोला जाता है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन असली लाइफ में, रियल लाइफ में क्या होता है, इसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप
निकाल के देखोगे, चेंज निकाल के देखो, तो यहाँ पर चेंज नहीं आएगा और यहाँ पर चेंज आएगा, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद मिश्रण की एंथैल्पी पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण की एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? मिश्रण की एंथैल्पी का मतलब ये होता है, ये आपको क्या बताता है? एनर्जी को बताता है। वैसे इसकी एक अलग कहानी है जो आप क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे। अगर आपने क्लास 11 में इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप अभी इतना ध्यान रख लो, मिश्रण की एंथैल्पी क्या होती है। मिश्रण की एंथैल्पी आपको ये बताती है कि आपका जो विलियन है, आपका जो विलियन है उसमें एनर्जी जो होगी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी है, क्या एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्या? ये बोलता है आदर्श विलियन कि इसमें कोई भी एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप सभी जानते हो कि अगर दो घटकों को मिलाओगे तो परिवर्तन तो आएगा, दोनों की एनर्जी में परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा भैया? बॉन्ड जो होती है, बॉन्ड टूटती है, नई बनती है, ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चलती रहती है, तो चेंज तो आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला, आदर्श आदर्श भैया ने क्या बोला, आदर्श विलियन भैया ने ये बोला कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इंथेल्पी इंथेल्पी को किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, जीरो। अब आप इसको मिक्स कर दीजिए, क्योंकि हम मिक्स तो करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर मिक्स लिख दीजिए, और क्या। तो इंथेल्पी को आप एच से लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वाला समझना रहेगा। ओके, आगे आपको समझ में, अगर नहीं आया समझ में तो फिर आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। वैसे आ गया होगा आपको समझ में, कोई इतना मुश्किल नहीं, ये टॉपिक आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए, तो आदर्श और अनादर्श विलयन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। क्या होता है धनात्मक विचलन, क्या होता है ऋणात्मक विचलन, इसको समझाते हैं आपको। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आई कि अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, राउल्ट्स के नियम का पालन ये नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई थी। तो राउल्ट्स का नियम का पालन ना करने का मतलब क्या है? कि मतलब जो हम लोग वाष्प दबाव निकालेंगे वो बिल्कुल करेक्ट हमारे पास नहीं आएगा। ओके, अगर आप लोग राउल्ट्स लॉ की मदद से वेपर वेपर प्रेशर निकालते हो, मतलब वाष्प दबाव अगर आप निकालते हो, तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट वाष्प दबाव चाहिए, वाष्प दाब चाहिए, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बिना आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो क्या हो सकता है? मान लीजिए कि अगर आप लोग इस फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकालते हो? वाष्प दाब निकालते हो। मान लीजिए वाष्प दाब आपका कितना आया? यहाँ पर आया आपका 10 एटीएम। ठीक है, एटीएम क्या है? इसकी यूनिट है, इकाई है। आया समझ में? अब मान लो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, घर पर आपने लेके आए कंटेनर वगैरह, फिर वहां पर आपने कैलकुलेट किया, तो कितना आया इसका? इसका आ गया 12 एटीएम। कितना आ गया? 12 एटीएम। आया समझ में? कुछ भी मान सकते हो, 12 एटीएम आ गया। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पर 12 आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धनात्मक विचलन शो हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? धनात्मक विचलन शो हुआ, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आई? बढ़ गई हमारी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 10 की जगह पर हमारे पास सिर्फ 8 आता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो वाष्प दबाव है, वाष्प दाब जो है हमारा, वो कम हो गया। मतलब इसने क्या शो किया होगा? ऋणात्मक विचलन शो किया होगा। ये बात हमें समझ में यहाँ से आती है। तो देखिए, धनात्मक में क्या होता है? हमारे पास वैल्यू बढ़ के आती है। ऋणात्मक में हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो घट के आता है। ठीक है, तो बात हम क्या बता सकते हैं? जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला वो हमारे पास ज्यादा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कम आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पहला पॉइंट अपना बताने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हम ये बताएंगे कि यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है। उसके बाद आप क्या बताओगे? यहाँ पर वी मिक्स कितना आता है? पॉजिटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है। और क्या बताओगे? स्थिर क्वाथी, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, स्थिर क्वाथी आप लोग बोल दीजिए। स्थिर क्वाथी जो होता है हमारा, क्या होता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, मतलब ये निम्न तापी। इसका मतलब ये होता है, हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप में क्या होता है? एजियोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न, एक उच्च तापी। ओके, तो वहां पे ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, 7 से 8 लाइन का टॉपिक है। एक टॉपिक हमको दे रखा है, ये अपना जो चैप्टर है ना विलियन वाला, इसमें हमारा एक टॉपिक होता है एजियोट्रॉप, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, निम्न तापी किस में आएगा? निम्न तापी किस में आएगा? धनात्मक में। धन में आएगा निम्न, और ऋण में आएगा उच्च। इस तरह से आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ये टॉपिक करवाने वाले हैं,
तो अभी आप लोग इसको इतना याद रख लो, बाकी जब हम टॉपिक करेंगे ना तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करो आप लोग, आपको ये वाला जो पॉइंट है समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया दुर्बल होती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। क्या होता है इंटरेक्शन? देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारे पास ए बी है और बी भी है, ए बी है और बी भी है। ठीक है, हमारे पास ए क्या हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। हुआ क्या, धनात्मक विचलन में क्या होगा, धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि हमारे पास वेपर प्रेशर, जो हमारा वाष्प दाब है, वो ज्यादा आया होगा। वाष्प दाब हमारे पास क्या आया होगा, ज्यादा आया होगा। ज्यादा कैसे आ सकता है, ज्यादा इस वजह से आ सकता है कि भैया जो पहले हमारे पास ए था और बी था, ठीक है, ए और बी जो थे, हमने जब इसको मिक्स किया होगा यहाँ पर, तो क्या हुआ होगा, इनके बीच में दूरी बन गई होगी। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गई होगी, दूरी बन गई होगी। ये अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाए, अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपल किया होगा। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, वो दुर्बल होगा। कैसा होगा, इनके बीच की अन्योन्य क्रिया या फिर अब उसको इंटरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, दुर्बल होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो ये दूर दूर भागेंगे। दूर दूर हो गया तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब हमारा क्या, आयतन जो होगा वो बढ़ जाएगा। अरे दूर दूर चले गए तो आयतन हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा। ओके, तो आयतन हमारा बढ़ गया। अब जितना ज्यादा आयतन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, उतना ज्यादा हमारा वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब वाष्प दाब बनेगा। तो यही तो होता है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या होता है, दोनों के बीच की फोर्स क्या होती है, दुर्बल होती है। अन्योन्य क्रिया क्या होती है, दुर्बल होती है। दुर्बल होने की वजह से दूर दूर चले जाएंगे और ज्यादा वाष्प दाब बनाएंगे। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रबल होती है, स्ट्रोंग होती है। स्ट्रोंग हो गया, दोनों पास पास आ जाएंगे, ए और बी दोनों पास पास अगर आ गए तो क्या होगा, ए और बी अगर दोनों पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम मतलब वही अपना आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, माइनस में चला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर ये पास पास आ गए तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, पहले इतना होगा तो अब इतना हो गया। अब इसकी वजह से वाष्प दाब कम बनेगा, वाष्प दाब कम बना मतलब ऋणात्मक। इस तरह से आपको समझते हुए चलना रहेगा। ओके, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म का मतलब क्या होता है, विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय कणों या फिर अणु या आयन आप बोल सकते हो की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग ऐसा आप गुणधर्म देखने वाले हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है, क्या है, एक प्रॉपर्टी गुणधर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को क्या देखना होता है, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। ठीक है, विलयन भरा हुआ है, इसमें हमारे पास क्या होंगे, विलय होंगे। मान लीजिए ए हमारा क्या है, एक विलय है। तो अगर आप ए को निकाल के देखोगे, ए के निकाल के देखोगे तो आप क्या पाओगे, ए का कुछ रंग होगा, रूप होगा, कलर होगा, कुछ प्रॉपर्टी खुद की होगी, गुणधर्म होगा उसका खुद का। लेकिन इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम लोग इसकी प्रॉपर्टी, इसके रासायनिक प्रक्रिया पे बात नहीं करेंगे। हम किस पे बात करेंगे, हम लोग इसकी संख्या पे बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, संख्या के ऊपर, कि भैया आप तो हमें ये बताओ कि ए इसमें कितने मौजूद हैं। ए हमारे पास कितने हैं, हजार है, लाख है, करोड़ है। इस पे हम बात करेंगे, मतलब संख्या पे बात करेंगे। ठीक है, इसके नेचर पे हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके प्राकृतिक जो भी इसका नेचर है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो यही बात होती है, हम लोग संख्या पे बात करते हैं, ना कि उसके रासायनिक प्रकृति पर बात करते हैं। आया समझ में? तो एक अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, अणुसंघ अणु की संख्या पर ये निर्भर करता है, ना कि उसके रासायनिक प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा कलर आपने ले रखा है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या वो रिएक्शन इसके साथ करेगा नहीं करेगा। इस चीज पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात सिर्फ इतनी करेंगे कि जो हमारे पास जो विलय है, विलय कितने हैं हमारे पास, हम लोग इस पे बात करेंगे। कितने कण है हमारे पास, एक कण है, दो कण है, करोड़ों है, लाखों है, कितने हैं हमारे पास, उस पर हम बात करेंगे। ये होता है अणुसंघ गुणधर्म। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। अभी इसके हम लोग पार्ट्स देखने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं ये देखिए आप लोग। महत्वपूर्ण अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये होता है हमारे पास। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दबाव, ये हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ये चार प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, गुणधर्म होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये आपको थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा ये पढ़ा था कि जो हमारा राउल्ट लॉ था उसने हमें ये जानकारी दी थी
कि जो पी ए होता है वो पी नोट ए जीटा ए के बराबर होता है। अगर आप इसको और अच्छे से करने की कोशिश करो तो क्या कर सकते हो, ये जीटा ए है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, जीटा ए को जीटा बी की फॉर्म में क्या लिख सकते हो। हम सभी जानते हैं कि जीटा ए और जीटा बी को जोड़ने पे हमारे पास 1 आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी को निकाल सकते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे ले जाइए, इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ए की जो वैल्यू आएगी बी के फॉर्म में उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - जीटा बी। आया इतना समझ में, इतना हमने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये तो हम सभी को आता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। आगे क्या होगा भैया, आगे देखिए आप लोग, अब हम चाहते क्या है, हम इसको लेना चाहते हैं अकेले को, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बस अब छोटा सा मैथमेटिक्स लगाना अपने को, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे भेजो इसको, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा। अब आप क्या चाहते हो, अब सिर्फ आप चाहते हो जीटा बी की वैल्यू, तो जीटा बी को यहाँ पे रखिए, बाकी जो भी टर्म बच गई हमारी उनको आप लोग यहाँ पे ले जाइए। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि जीटा बी के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप एक चीज देख रहे हो, आपने एक चीज देखी, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे क्या हुआ, पी नोट ए माइनस पी ए। पी नोट क्या होता है, हमारे पास शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध घटक होता है हमारे पास। और पी ए क्या होता है, अशुद्ध होता है, मतलब इसमें कुछ मिलावट हो सकती है। तो अगर आपको वाष्प दाब चाहिए शुद्ध तो आप पी नोट ए लिखते हो, और अगर आपको वाष्प शुद्ध नहीं है तो आप पी ए लिखते हो डायरेक्ट। तो ये बात होती है। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि जो शुद्ध था उसमें से हमने कुछ माइनस कर दिया, कुछ घटा दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर डिप्रेशन आ चुका है। डिप्रेशन का मतलब है कमी आ चुकी है। ठीक है, माइनस क्या शो करता है, कमी शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी नोट के कंपेयर में, आप लोग इसको इस तरह से देखिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, पी नोट ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पी नोट ए लिखा हुआ है। इसके कंपेयर में ऊपर क्या हुआ है, ऊपर ऊपर कमी आ चुकी है। ऊपर क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। पी नोट तो ऊपर भी है, लेकिन उसमें क्या आ चुकी है, थोड़ी सी कमी आ चुकी है। ठीक है, इस कमी को हम क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवनमन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वाष्पिक दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब है तुलना। तो आप इसके कंपेयर में इसमें क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। इसके कंपेयर में इसमें क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। इसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आया समझ में, इस तरह से इसको समझा जाता है। ठीक है, काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप लोग एक बार खुद से करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कमी आ चुकी है, आपेक्षिक कमी आ चुकी है। ठीक है, हमने कंपेयर करके देखा तो कमी आ चुकी है। किसमें कमी आई, तो बोलोगे वाष्प दाब में कमी आ चुकी है। ये होता है टॉपिक हमारा भाई साहब कंप्लीट। आगे हम देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ये इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है ये भी, कोई खास नहीं है ये भी। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस तरह से बना लेते हैं। एक और कंटेनर बना लेते हैं क्योंकि हमें दो जरूरत पड़ने वाली है। ओके, चलिए। तो आपने क्या किया, इसमें आपने पानी भर दिया। क्या भर दिया भाई साहब, इसमें आपने पानी भर दिया। ठीक है, विलायक हो गया अपना ये आपका विलायक हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इसको उबालना चालू किया, मतलब इसको आपने गर्म किया। ठीक है, इसको आपने क्या किया, गर्म किया। तो पानी एक समय के बाद उबलना चालू हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी हमारा उबलना चालू हो जाता है। ओके, अब आपके दिमाग में क्या हुआ, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ डाल देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ डाल देते हैं। क्या डालें, कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, ऐसी चीज जो नॉन सॉल्यूट हो। ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो घुलनशील ना हो ज्यादा। मान लो क्या डालें हम इसके अंदर, कुछ भी डाल सकते हो। आपने क्या डाल दिया इसमें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने क्या इसमें डाल दी, मिट्टी डाल दी। क्या डाल दिया आपने, इसमें मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने की वजह से क्या हुआ, मिट्टी डालने की वजह से इसमें मिट्टी आ गई, और क्या हुआ। ठीक है, ये देखिए, आपने इसके अंदर मिट्टी डाल दी। वैसे इसमें कुछ और भी डाला जा सकता है, लेकिन हमने मिट्टी डाल दी तो ठीक है, इससे भी आपको समझा देंगे। आइडिया तो आपको हो जाएगा इससे भी। ठीक है, मान लो नीचे आपकी मिट्टी बैठ गई, यहाँ पे आपकी मिट्टी है। अब आप इसको फिर से हीट करोगे, क्या करोगे, आप इसको फिर से गर्म करोगे। तो इस बार जो इसका टेम्परेचर आने वाला है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आएगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। जिस पर ये उबलना चालू हो जाएगा वो ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो जो आपकी पुस्तकों में लिखा होता है ज्यादातर, कि अगर आप इसमें नमक डाल देते हो, क्या डाल देते हो, नमक डाल देते हो। तो नमक डालने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, पहले कितने पे उबल रहा था, कितने पे बॉईल हो रहा था, ये 100 डिग्री पे हो रहा था, लेकिन अब कितने पे होगा ये, अब ये 100 से ज्यादा डिग्री पर ये बॉईल होना स्टार्ट होगा, उबलना चालू हो जाएगा। ये चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारा जो वाष्प सॉरी हमारा जो क्वथनांक था, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, वो क्या हुआ, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया हमारा। ठीक है, उसमें क्या आ गया, इलिवेशन आ गया, मतलब उन्नयन आ गया इसके अंदर।
ठीक है, एलिवेशन बोल दो या उन्नयन बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया, उन्नयन आ गया, मतलब ये बढ़ गया। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, एलिवेशन आ जाना। ठीक है, तो पहले के कंपेयर में बढ़ गया। तो किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इतनी सी बात तो हमें समझ नहीं थी, तो हमने समझ ली। अब आप लोग देखिए, ये जो आपका डेल्टा टी, आप इसको इस तरह से लिखते हो, ठीक है, ये आपका डेल्टा टी बन गया। 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए। चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग ये देख रहे थे। ओके, डेल्टा टीबी, हम आपको ये समझा रहे थे डेल्टा टीबी क्या होता है। देखिए हमने क्या देखा, हमने ये चीज देखी कि जो हमारे पास टेम्परेचर था, हमने क्या दिया, डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, ठीक है, कितने पे वो बॉइल हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था हमारे पास इस तरह से आप लोग समझिए, जब हमारे पास ये प्योर था, जब भी हमारे पास प्योर था, तब इसका कम आया था, और इस समय ज्यादा आया। ये ज्यादा आया, ये कम आया। ठीक है, ये प्योर है आपका, जब हमने पहली कंडीशन ली थी वो प्योर था, फिर जब हमने नमक डाल दिया इसके अंदर, मिट्टी डाल दी, तो ये ज्यादा हो गया। तो जो इसके अंदर परिवर्तन आएगा, जितने का परिवर्तन आएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या बताता है, कितने का परिवर्तन आया, कि नमक डालने के बाद कितना परिवर्तन इसमें आ चुका है, वो बोलता है डेल्टा टीबी। ओके, चलिए, तो अब आपको समझाते हैं। डेल्टा टीबी समझ में आ गया, मतलब कितना इसमें चेंज आ चुका है, कितना इसमें चेंज आ चुका है, कितना परिवर्तन आ चुका है मिलावट करने के बाद, अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। ठीक है, ये इस तरह से, ये कैसे पता लगाया गया, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया। किससे पता लगाया गया, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया। एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि जो हमारा डेल्टा टीबी आता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम क्या होता है, मोलालिटी होता है, ध्यान रखिएगा। एम क्या होता है, मोललता होता है, मोलालिटी आप कुछ भी बोल सकते हो। एम क्या होता है आपका, मोललता होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपको याद करना है कि डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, समानता क्या बोलते हैं इसे, समानुपाती किसके आता है, तो आप बोलेंगे मोललता के समानुपाती ये आता है। ठीक है, चलिए, और तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि भैया ये क्या चीज, ये क्या सिस्टम है। तो देखिए, आपको हमने बता रखा है कि जब भी ये साइन हटता है तो एक इक्वल टू का साइन आता है, और एक आ जाता है हमारे पास स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक बोल दो या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए भी हमें बोलना पड़ता है इंग्लिश इंग्लिश में कभी कभी, तो हो जाता है कभी ऊपर नीचे, तो आप लोग समझ जाते हो वैसे तो। 2 से 3 बार हम चीजों को रिपीट कर ही देते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन कांस्टेंट। ओके, तो दोनों तरह से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये जो केबी होता है, ये जो केबी होता है, केबी एक क्या है, कांस्टेंट है, या फिर आप स्थिरांक बोल सकते हो इसे। ओके, इसका एक नाम होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, यहीं से इसका नाम बनाया गया है, मोलल स्थिरांक। ओके, तो ये रहेगा। चलिए, ये चीजें हम आपको समझा दी। आगे हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने पानी को उबाल लिया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ठंडा करेंगे। ओके, इसकी बर्फ बनाएंगे। तो हिमांक का मतलब क्या होता है, हिमांक मतलब वही होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, अवनमन होता है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपसे, आपको फिर से वही एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पास ये कंटेनर है, इसमें आपने क्या मिलाया, ए बी मिलाया। मान लो आपने ए मिला दिया, चलो इससे समझते हैं, पानी से समझते हैं हम लोग, पानी से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पानी से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपने इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, पानी इसमें आपने ऐड कर दिया। आया इतना समझ में, पानी आपने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। चलो भैया, पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद क्या बन गया, ये विलायक बन गया। इसको विलायक बोलेंगे पानी को, और क्या, आपने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ पानी मिलाया। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जम जाता है पानी हमारा। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका हिमांक, हिमांक हो गया एक तरह से। आया समझ में। तो अब क्या होगा, अगर आप लोग इसी पानी के अंदर नमक डाल देते हो, क्या डाल देते हो, नमक डाल देते हो, इसमें आपने नमक डाल दिया, नमक डाल दो, मिट्टी डाल दो, कोई कुछ कुछ भी डाल सकते हो। तो अब क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक है इसका, वो कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये पानी जो है, आपका जो पानी है वो कब बर्फ बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये 0 डिग्री से कम होगा तब जाके बनेगा। मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें कमी हो गई। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया था।
ठीक है, जो क्वथनांक था हमारा वो बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कम हो जाएगा। मतलब आपको और ज्यादा इसको ठंडा करना पड़ेगा, आपको 0 डिग्री से भी कम चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, तब जाके ये हमारा क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। ठीक है, आया समझ में, ये सॉलिड स्टेट में तभी कन्वर्ट होगा जब इसको आप लोग 0 डिग्री से कम कर दोगे। तो कहने का मतलब ये निकलता है यहाँ पर कि जब आपके पास जब आपके पास शुद्ध क्या था, एक घटक था, किसी का भी ले सकते हो आप, ए बी किसी का भी। जब आपने उसमें क्या किया, जब आपने उसका सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, हिमांक निकाला उसका, तो आपका क्या आया, 0 डिग्री सेल्सियस आया। लेकिन जब आप इसके अंदर मिलावट कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, मिलावट करने के बाद जब आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे तो ये 0 से कम आएगा, 0 से कम आएगा। आप करके देख सकते हो अपने घरों में, अगर आपके घर में कुछ फ्रीज फ्रीज वगैरह हो तो करने की कोशिश कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छी वाली फ्रीज हो। वैसे ऐसे छोटी मोटी फ्रिज में तो होता ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे मुझे पता है कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग, बोलने का काम है हमारा, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग इसको लिखना कैसे है। वैसे सेम टू सेम वैसे ही लिखना है जैसे वहां पर लिखते थे। इसको हम लोग वहां पर टीवी बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, टीएफ बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट है ना हमारा, फ्रीजिंग है तो एफ बोलेंगे हम लोग। तो एफ में जितना परिवर्तन आया, पहले हमारे पास 0 था, अब कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस के कम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इस बार जो हमारा प्योर था वो ज्यादा है और जो टीएफ है वो कम है। हमारा प्योर कौन सा है, प्योर ये वाला है, तो इसके ऊपर आप लगाओगे नोट, प्योर है जिसके ऊपर नोट, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाओगे। तो इस बार हम लोग इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। आया समझ में, इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो भाई साहब ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, एक तो ये हमला कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये भी जो होता है, ये भी आपका मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आया समझ में, यहाँ पे लिखा हुआ है एम के समानुपाती होता है। चलिए, तो ये बात होगी। यहाँ पर फिर के एफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर, वहां पर क्या आया था, के भी आया था। ध्यान दे रहे हो आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर के भी आया था। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए, यहाँ पर के भी आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर के एफ आएगा। ये भी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, और क्या। चलिए आगे हम बात करते हैं। अर्ध अर्थ पारंगी झिल्ली क्या होता है, अर्थ पारंगी झिल्ली या बोल दो, या फिर अर्थ पारंगी झिल्ली बोल दो, एक ही बात है, झिल्ली भी बोलते हैं, झिल्ली भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये अर्धपारंगी झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या चीज होती है ये, तो इसकी एक खास बात होती है जो आप लोग यहाँ पर पढ़ के समझ जाओगे। वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणुओं का ही परावाह होता है, अर्थात जिनमें से केवल विलायक के अणु ही आर पार निकल सकते हैं, विलेय पदार्थ के अणुओं का प्रवाह नहीं होता है, अर्धपारंगी झिल्ली कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका, ये पढ़ के देखा हमने, कुछ समझ में नहीं आया तो समझना बहुत आसान है, एक बार और पढ़ के देखो आप लोग, चीजें आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ क्या हुआ, हमने क्या बोला यहाँ पर। ये जो होती है ना अर्धपारंगी झिल्ली, एक इस प्रकार की झिल्ली होती है, इस प्रकार की झिल्ली होती है, छोटे छोटे इसके अंदर छेद होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। ठीक है, आपने छन्नी देखी घरों में अपने, जब चाय छन्नी होती है उस तरह से छन्नी होती है, झिल्ली जो होती है हमारी छन्नी होती है। तो ये छन्नी की खास बात ये होती है कि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें होल होते हैं, होल मतलब वही छेद होते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, उन छेदों से क्या होता है, जो आपका विलय होता है, जो आपका विलय होता है, यहाँ पर लिखा होगा विलय पदार्थ, जो आपका विलय पदार्थ होता है वो इसमें से पास नहीं कर सकता। अगर आप चाहो कि इसमें से नमक को बाहर निकाल दें तो वो नहीं निकलेगा। नमक, नमक से भी छोटा छेद होता है, नमक के जो दाने होते हैं ना उससे भी छोटा छेद होता है इसके अंदर, तो नमक के दाने भी यहाँ से बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर आप चाहो विलायक मतलब पानी को, तो पानी यहाँ से निकल सकता है, पानी आर से पार जा सकता है, लेकिन नमक जो होगा, नमक आर से पार नहीं जा सकता। ये होता है इसका काम, मतलब इतने छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, इतने छोटे छोटे छेद होते हैं कि इसमें सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है, उसके अलावा बाहर निकलना मतलब आर से पार निकलना, लेकिन विलेय पदार्थ जो होते हैं वो आर से पार नहीं जा सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धपारंगी झिल्ली। ठीक है, सेमी परमिएबल, सेमी मतलब किसी को करता है किसी को अलो नहीं करता है। मतलब विलय होता है, विलायक जो होता है उसको तो अलो कर देता है कि तुम हमारे आसपास आर से पार जा सकते हो, लेकिन विलय को अलो नहीं करता है, विलय को अलो नहीं करता कि आप हमारे आर से पार नहीं जा सकते, इसलिए इसको अर्धपारंगी झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, अर्धपारंगी का मतलब होता है किसी को अलो करता है किसी को नहीं करता है। आया समझ में। चलिए आगे हम बात करते हैं परासरण दबाव के बारे में। परासरण दबाव ये क्या होता है, तो देखिए परासरण दबाव को आपको इस तरह से समझना रहेगा। आपने क्या कर रखा है, आपने दो कंटेनर ले रखे हैं। ठीक है, एक में आपने क्या डाल रखा है, विलेयन डाल रखा है, मतलब इसके अंदर क्या है, विलेय भी है और विलायक भी है। विलेयन का मतलब क्या होता है, विलेय भी है और विलायक भी है, इसके अंदर दोनों चीजें, मतलब यहाँ पर ए भी है और यहाँ पर बी भी है। अगर आप यहाँ पर बात करो, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ विलायक है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ विलायक है। विलायक क्या, विलायक अभी आप थोड़ी देर के लिए बी मान लो। ठीक है, आप चाहो तो ए भी मान सकते हो बी भी मान सकते हो, अभी हमने बी मान रखा है।
शक्ति है हमारे पास। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, अब क्या होगा, अब हमने क्या कर रखा है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोल सकते हो अर्ध पारंगीय झिल्ली। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर लगा दी, फिट कर दी। अब आपको प्रॉपर्टीज की पता है, ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे विलायक होते हैं, विलायक जो होते हैं, यहाँ पर देखिए विलायक जो होते हैं, विलायक को आर से पार जाने देती है। तो विलायक हमारे पास इधर है, तो इससे इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से इसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें तो क्या है, इसमें यहाँ पर विलेय भी है और विलायक भी है, तो मतलब इस साइड से इस साइड कुछ नहीं जाएगा, इस साइड से इस साइड कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विलायक से विलयन में आता जाएगा। ठीक, कौन आएगा, विलायक आएगा। आया समझ में, इस तरह से होने वाला है मूवमेंट, सिर्फ इस तरफ होगा इसका। तो आपको इस मूवमेंट को रोकना है, इसको आने से रोकना है। तो आप कैसे रोक पाओगे इसको, आपको अगर इसको रोकना है तो आप क्या करोगे, आपको इस मूवमेंट को रोकना है। इस मूवमेंट को अगर आपको रोकना है, ये क्या हो रहा है, इस तरफ ये आ रहे हैं, इसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो आप चाहते हो इसको रोकना, तो कैसे रोकोगे, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दबाव। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दबाव लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप दबाव लगाओगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे प्रेशर लगाओगे, तो ये जो मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ जब मूवमेंट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये मूवमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, रुक जाएगा। अरे प्रेशर लगा रहे हो तो क्या होगा, ये नहीं आएंगे इस तरफ, और क्या। तो ये चीज है, इसी को बोलते हैं परासरण दबाव। तो जो दबाव आप लगा रहे हो, जो दबाव आप लगा रहे हो, उस दबाव को क्या बोलते हैं, परासरण दबाव बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा चीज। तो अर्धपारंगी झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, प्रवेश को रोकने के लिए, किसके, विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बाहरी दबाव को, ठीक है, बाहरी बल बोल दो, बाहरी दबाव बोल दो, एक ही बात है, बल को परासरण दाब कहते हैं। ओके, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक है, इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से प्रदर्शित किया जाता है। पहले आप लोग ये बताइए, समझ में आया नहीं आया आपको, वैसे क्या बोलोगे आप लोग, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। होता कुछ नहीं है, आपको विलायक लेना है, विलियन लेना है। ओके, विलायक और विलियन लेना है। अब हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी अर्धपारंगी झिल्ली होती है, इसकी प्रॉपर्टी पता है, इसका गुणधर्म पता है कि क्या होगा, विलायक जो होगा वो विलियन की तरफ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे रोकना है। भैया तू तो यहाँ पर मत आ, हम चाहते हैं कि तू यहाँ पे ना आए, तू उधर ही रहे, तेरे एरिया में रहे, हम हमारे एरिया में रहेंगे। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दबाव लगाना पड़ेगा। दबाव के कारण क्या होगा, उसका मूवमेंट रुक जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दबाव को हम लोग बोलते हैं परासरण दबाव। ये बाहरी दबाव है, हम बाहर से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने ऑटोमेटिक उत्पन्न कर लिया, नहीं, उसने क्या किया, हमको लगाना पड़ेगा ऊपर से अलग दबाव। तो उस दबाव को हम लोग बोलेंगे परासरण दबाव। इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, और कोई खास फॉर्मूला नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट याद ही करिए। MRT, MRT, MRT इसका फॉर्मूला होता है। MRT का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एम है वो होती है मोलरता, आर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसके बाद जो टी होता है, टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। ओके, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। एम जो होता है, मोलरता जो होती है, वो क्या होती है, N/V होता है। आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, N/V होता है। एन क्या होता है, मोलों की संख्या, नीचे क्या आता है, आयतन लीटर में। तो N/V कर दीजिए, तो N/V करोगे तो इस तरह का बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये होता है यहाँ पर। ठीक है, परासरण दबाव आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, फिर से देखना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है वांट हॉफ कारक। अब आपको पहले ये बता दें कितना चैप्टर हमारा बाकी है। बस 2 स्लाइड बाकी है हमारी, एक तो ये स्लाइड बाकी है, ये स्लाइड बाकी है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो वांट ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वांट ऑफ कारक के बारे में बात करते हैं, वांट ऑफ गुणांक के बारे में बात करते हैं, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा था अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म के बारे में आपने जानकारी ली, अणुसंघ गुणधर्म के बारे में जानकारी ली। तो हमने देखा कि यहाँ पर पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो अणु होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उनका रंग रूप वेशभूषा कैसी है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अणुसंघ गुणधर्म की एक दिक्कत क्या थी, मान लीजिए आपके पास एक नमक है, NaCl है। अब आपको पता है कि हमने एक NaCl का मोल ले रखा है, लेकिन मान लो ये पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद क्या होगा, पानी में जाने के बाद ये टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब क्या हुआ भाई साहब, ये तो टूट गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो अब कितने पार्टिकल है हमारे पास, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो ये तो 2 पार्टिकल हो गए।
तो इसका मतलब है अनुषंगिक गुणधर्म तो गलत हो गया, गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि हमारे पास हमने जब देखा तो एक निकला, जब हमने उसको अंदर देखा, सॉल्यूशन के अंदर देखा, तब हमारे पास दो निकले। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालें भैया, इसका क्या करें, अब ये तो गलत हो गया। तो अनुषंगिक गुणधर्म को सही करने के लिए क्या हुआ, वेंट ऑफ फैक्टर आया। वेंट ऑफ फैक्टर बोल दो या वेंट ऑफ कारक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जो भी आपके अनुषंगिक गुणधर्म हमारे पास जो चार थे, उनमें आप क्या करो, उनमें आप लोग हमारा आई फैक्टर जो होता है, आई कारक जो होता है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। अभी आई कारक क्या है, इसको हम समझते हैं कि इसको मल्टीप्लाई क्यों करें और क्यों करना जरूरी है, कि हम लोगों को क्या समझा रहा है। तो किसी अनुषंगिक गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं या कारक कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो आई क्या होता है, एक रेशो होता है। आई क्या होता है, एक रेशो होता है। आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए, हमें पता है कि हमारे पास कितना आया है, एक दो। यहाँ पर हमारे पास जब हमने इसका प्रायोगिक किया, मतलब प्रयोग किया इसका, तो कितना आया हमारे पास, दो आया। और सामान्य मान कितना हमारे पास, एक है। तो आप क्या करो, जो आपका प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान को ऊपर रखो और नीचे क्या रखो, जो आपका सामान्य मान है उसको आप नीचे रख दो, ये रख दो। तो आया कि आपके पास दो आंसर आया। अब इस दो को क्या करो, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उनमें आप क्या करो, जैसे परासरण दबाव हो गया, उसमें आप आई से मल्टीप्लाई कर दो। आई से आप उसका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पाई अभी हमने देखा था परासरण दबाव में, उससे आप आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपका फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब आपका फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर। आपको एक बार और समझा देते हैं, कुछ नहीं है इसमें। किसी अनुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान को कौन सा मान लेना है आपको, प्रायोगिक मान। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था हमने, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाता है इस तरह से। कौन ब्रेक होता है, तो NaCl आपका ब्रेक हो जाता है, पानी में जाने के बाद ये टूट जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक था, जब हमने अंदर देखा तो यहाँ पर कितना आया, एक और एक कितना होता है, दो होता है। ठीक है, दो आया हमारे पास। तो हमको इसको सही करना है, तो कैसे करेंगे, आप क्या बोलो, अनुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान लिखो ऊपर, और नीचे क्या लिखो, सामान्य मान लिखो। ये प्रयोग से निकाला हमने, कैसे निकाला, प्रयोग से निकाला। आया समझ में, प्रायोगिक मान ऊपर रखो, नीचे क्या रखो आप लोग, नीचे आप लोग रखो सामान्य मान। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ऑब्जर्व्ड वर्सेस कैलकुलेटेड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वर्सेस कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड मतलब वही प्रायोगिक, प्रायोगिक मान और क्या, और कैलकुलेटेड मतलब जो सामान्य मान है हमारा, जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सामान्य। ठीक है, लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, स्थिरक्वाती मिश्रण। क्या होता है स्थिरक्वाती मिश्रण, इसको बात करते हैं हम लोग। इसको एजियोट्रोप्स भी बोलते हैं। ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, स्थिर क्वांतक या स्थिरक्वाती मिश्रण कहलाते हैं। देखिए, हुआ क्या, ऐसे विलियन, आपको ऐसे विलियन का मिश्रण बनाना है, ऐसे विलियन का आपको मिश्रण बनाना है जिनका क्या हो, जो बिना संगठन के, ठीक है, जो बिना कंपोज हुए, ठीक है, बिना परिवर्तित हुए, एक ही ताप पर, एक सामान्य ताप पर क्या हो जाए, आश्रित हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वांटक। कहने का मतलब यही है, आपको इनमें दो चीज ध्यान रखनी है। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप जो होते हैं, एजियोट्रोप हम एजेड लिख देते हैं, ये उस तरह के मिश्रण होते हैं, ये दो से ज्यादा कंपाउंड के मिश्रण होते हैं। पहली बात ये हमको समझ में आई, क्योंकि ये मिश्रण होते हैं। ठीक है, आपने दो कंपोनेंट ले लिए, उनका मिश्रण कर दिया। अब इन दोनों की खास बात यह है कि जितने भी आप लोग मिश्रण लोगे, उनका सभी का ताप जो होगा वो सामान्य होगा। उनका ताप जो होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक है, उस सामान्य ताप पर क्या होंगे, ये आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोप्स। ठीक है, चलिए, तो ये बात होती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख सकते हो, एल्कोहल 95.6% एल्कोहल और 4.4 जल का मिश्रण स्थिर क्वाती मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। आया सभी को समझ में, ये रहेगा यहाँ पर। ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होते हों, उन्हें हम स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसको क्वंथनांक भी बोल देते हैं, स्थिर क्वंथनांक बोल देते हैं। आया समझ में। अब इसके दो प्रकार होते हैं भैया, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है निम्न क्वांति स्थिर क्वांति मिश्रण, एक होता है उच्च क्वांति स्थिर क्वांति मिश्रण। ठीक है, निम्न क्वांथन स्थिर क्वांति मिश्रण और उच्च क्वांथन स्थिर क्वांति मिश्रण। अभी क्या चीज होती है, नाम तो ऐसे डरावने बिल्कुल, लेकिन इनको आप लोग समझोगे तो आसान लगेगा। अभी आप जब हम लोग पढ़ रहे थे ऋणात्मक और धनात्मक विचलन, तो उसमें आपको हमने बताया था कि ये टॉपिक जब आएगा उसको हम वहीं पर समझा देंगे। तो देखो, जो ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, जो ऋणात्मक करते हैं, उन्हें हम निम्न क्वांति बोलेंगे, और जो ऋणात्मक शो करते हैं
उन्हें हम उच्च बोलेंगे। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव बोलेंगे। ये बात है यहाँ पर, अगर ध्यान से सुनो तो आप लोग। निम्न मतलब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम वाले को क्या दे दो आप? धन दे दो। कम वाले को धन दे दो। और जिसके पास धन ज्यादा है, उच्च है जिसके पास, उसको क्या दे दो? ऋण दे दो। ठीक है, उसको क्या दे दो? ऋण दे दो। तो ये बात होती है। ओके, और आपको एक फॉर्मूला याद करने रहेंगे, ये याद कर लेना। एसीटोन में अगर आप लोग CS2 मिलाते हो तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। एसीटोन में अगर आप क्लोरोफॉर्म मिलाते हो तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। एक एक उदाहरण आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आप सब सभी को समझ में आ गया होगा स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या होता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट में बता देना। वैसे सिंपल ही, ये कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें भी। ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होते हो, बस ये लाइन याद कर लो। और क्या? एक ही ताप पर आश्रित होते हो, एक ही ताप पर आश्रित होते हो। और क्या, ये हो गया आपका आइसोट्रोप मिक्सचर कंप्लीट। चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, बिल्कुल समझ में आया हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हमें बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ओके, चलिए तो करते हैं वीडियो को एंड।